नमस्कार दोस्तों एंड जय हिंद। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसे जून 2025 का करंट अफेयर है ये, इससे पहले हम जुलाई 2025 का करंट अफेयर हैंड रिटन नोट्स में करा चुके हैं। ये यूपीएससी 9 के द्वारा बनाया गया हैंड रिटन नोट्स है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए। सारे मंथ का करंट अफेयर इसमें हमने समराइज किया हुआ है। बहुत ही क्रिस्प नोट बनाए हैं आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो कहीं बाहर जाने का बहुत कम चांस होगा, बहुत ही ज़्यादा कम चांस होगा, ये मेरा दावा है। दूसरी बात, आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो आपकी जो डेट्स हैं, आपकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो मिस हो जाती हैं, वो इस एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेंगी। क्योंकि जो छोटी छोटी बारीकियां हैं जिन पर मैं बात करने वाला हूँ, जिन मैं बताने वाला हूँ, उनको आप अच्छे से बखूबी देखेगा दोस्तों। तो ये जून का करंट अफेयर है। सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट है 1000 व्यूज ओनली। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा काम और आपका काम दोनों का हो जाएगा। हमें मोरल सपोर्ट मिलेगा, आपको एजुकेशन सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये एक सीरीज चला रहे हैं हम, सलाहकार सीरीज नाम से है। सलाहकार, ये हम आपके आजकल सलाहकार बने हुए हैं, उसके तहत ये वीडियो बनाए जा रहे हैं दोस्तों। ये कंटेंट आपके लिए बहुत बेहतरीन और क्रिस्प तरीके से लाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है, एग्रीमेंट्स पे बात करेंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया के साथ हुए हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प बात हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं खींचा है वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स बनाना या बहुत ज़्यादा कंटेंट दे देना वो भी बहुत ज़्यादा मतलब डाइजेस्ट नहीं हो सकता। क्योंकि आप कैसे उसको एब्जॉर्ब करोगे, कैसे डाइजेस्ट करोगे, उसके बाद उसको कैसे डिलीवर करोगे, क्योंकि एग्जाम में रिकॉल करना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया दोस्तों। तो आपको रिकॉल करना बहुत बड़ा टास्क है, तो आपको ये कंटेंट डाइजेस्ट करना भी उतना ही बड़ा टास्क है। तो मल्टीपल टाइम्स देखिए तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा और आप एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्रीमेंट है और पहला एग्रीमेंट आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो पहला एग्रीमेंट है दोस्तों भारत और साइप्रस के बीच में। किस किस के? भारत और साइप्रस के बीच में है ये एग्रीमेंट। क्या है? यूपीआई बेस्ड क्रॉस बॉर्डर, एक मिनट, यूपीआई बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एक एमओयू साइन हुआ है। किस किस के बीच में? इंडिया और साइप्रस के बीच में, भारत और साइप्रस के बीच में यूपीआई को लेकर एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीमेंट हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जो है आप साइप्रस में भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। अगर वहाँ एज ए टूरिस्ट आप जाते हो तो वहाँ पर आप एज ए यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या है मैं बता देता हूँ। एनपीसीआई यानी कि एनआईपीएल जो है आपका, ये एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के बीच में, और यूरो बैंक जो है, यूरो बैंक जो है साइप्रस और ग्रीस में भी है ये, यूरो बैंक साइप्रस और एनपीआईएल यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के बीच में एक एमओयू साइन किया दोस्तों, इन दोनों के बीच में, कि इन दोनों के बीच में एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सकता है यूपीआई बेस्ड। वहीं साइप्रस की बात करें तो साइप्रस के साथ एमओयू साइन हो चुका है इंडिया और साइप्रस का दोस्तों, जून 2025 में। साइप्रस की जो कैपिटल है वो निकोसिया है, और साइप्रस है यूरोपियन कंट्री है और मेडिटेरियन सी में पड़ता है। कहाँ पर? मेडिटेरियन सी में पड़ता है दोस्तों। वहीं बात करें, एनपीसीआई को 2008 में लॉन्च किया गया था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। जो एनपीसीआई है दोस्तों, क्या है एनपीसीआई? नॉन पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसको 2008 में लॉन्च किया गया और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं यूपीआई, जो यूपीआई है आपका, यूपीआई क्या है? यूपीआई है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो 2016 में लॉन्च किया गया है। क्या किया गया? 2016 में। एनपीसीआई का जो काम है, ये पेमेंट सिस्टम कराता है। ये एनपीसीआई मैं पूरा डिटेल बताता हूँ किस किस के लिए। जैसे यूपीआई करना है, आईएमपीएस करना है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, रुपे कार्ड का है, बीबीपीएस भारत वाला है उसका है, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम करना है, फास्ट टैग करना है। तो ये सारे पेमेंट एनपीसीआई के थ्रू होते हैं, जो कि 2008 में मुंबई में क्या हुआ था? एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो यूपीआई बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो चुका है इंडिया और साइप्रस के बीच में। इंडिया की तरफ से मोदी जी थे और साइप्रस की तरफ से साइप्रस के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था निकोलस, क्या है? निकोस क्रिस्टोडोलाडेस। इसका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाडेस, जो साइप्रस के प्रेसिडेंट है। ये पूछा भी जा सकता है। इंडिया ग्रीस साइपर के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल को बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए ये एग्रीमेंट हो चुका है दोस्तों। अब मैं एक और चीज बताता हूं, जहां पे ऑलरेडी यूपीआई आपका चल रहा है, हमारे इंडिया का यूपीआई ऑलरेडी चल रहा है। उन कंट्रीज के नाम लिख देता हूं, यहां समझना। नंबर 1 बोल देता हूं। नंबर 1 है भूटान। भूटान पहला कंट्री है, फर्स्ट कंट्री आउटसाइड ऑफ इंडिया जिसने यूपीआई को एडॉप्ट किया है।
भीम ऐप के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो वहां पर, क्योंकि रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान ने उसको परमिशन दे दिया। तो नंबर 1 हो गया भूटान। तो पहला कंट्री भूटान था दोस्तों, ठीक है। दूसरा है सिंगापुर। दूसरा कंट्री आपका सिंगापुर, जहां पर आप यूपीआई बेस पेमेंट कर सकते हो पे नाउ से। तीसरा है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात है, वहां पे कर सकते हो। फ्रांस, फ्रांस में कर सकते हो, यूपीआई अवेलेबल है वहां पर। नेपाल आपका 5वां कंट्री बन गया है। नेपाल में आपका इंटीग्रेटेड वाया गेटवे पेमेंट, ठीक है, इस तरीके से यूपीआई एक्सेप्टेड है वहाँ। आपका छठा कंट्री आपका श्रीलंका। कौन सा कंट्री है? श्रीलंका वहां पर दोस्तों। नंबर 7 पे है मॉरिशस। मॉरिशस, ये 7 कंट्री है जहां पर ऑलरेडी यूपीआई चल रहा है दोस्तों। और जिनके साथ अंडरवे है डिस्कशन, जिन कंट्रीज के साथ अंडरवे चल रहा है, जिनके साथ होने वाला है, उनमें से साइप्रस के बीच में जून में हो चुका है। जैसे मलेशिया, थाईलैंड, जापान, यहाँ पर क्या है? अंडरवे है। यूनाइटेड किंगडम के साथ भी हम बात कर रहे हैं, ग्रीस के साथ ऑलरेडी हो चुका है, और साइप्रस के साथ आप देख रहे हैं, साइप्रस और ग्रीस के साथ एक पेमेंट एग्रीमेंट है। ग्रीस के साथ एक एमओयू, उसकी यूरो बैंक के साथ, जो यूरो बैंक है उसके साथ एक एमओयू साइन हो चुका है, जो रेमिटेंस एंड पेमेंट होगा इंटीग्रेशन यूजिंग यूपीआई, जैसे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जून 2025 में ये हो चुका है। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे नामीबिया, पेरू, त्रिनाद टोबैगो, ये क्या है? एनआईपीएल इज आइदर इंप्लीमेंटिंग यूपीआई सिस्टम, नेगोशिएशन में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में है। और दूसरी बात इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आया था प्रोजेक्ट नेक्सस करके। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है मैं इसकी बता दूं। प्रोजेक्ट नेक्सस दोस्तों मलेशिया, याद रखना मलेशिया, ठीक है, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस के बीच में इंपोर्टेंट है। प्रोजेक्ट नेक्सस इज रिलेटेड टू मलेशिया, ठीक है, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। ये एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जो रिटेल, क्या है, रिटेल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिंग करेगा यूपीआई के साथ, ठीक है। ये 2026 तक एक्सपेक्टेशन में है कि ये प्रोजेक्ट नेक्सस 2026 से काम करना शुरू कर देगा इन 4 कंट्रीज में। कौन कौन सी? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस दोस्तों, ठीक है। इसका जो यूपीआई के फीचर मैं बता चुका हूँ आपको, एक ट्रेड के थ्रू आपको, जो आपका ट्रेड है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये सब चीजें होने वाली है, आपका ट्रेड बढ़ेगा और चीजें टूरिस्ट वगैरह के लिए भी काम होंगी। डिटेल में याद रखना, यूरो बैंक साइप्रस का, जिसके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। देखिए एक क्वेश्चन को कितना लंबा खींचा है, आई थिंक इतना नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका दोस्तों, एक और एक न्यूज है, मैं उसको बारे में बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। दूसरा एग्रीमेंट है, क्या है? तामिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तामिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल चैलेंज आया है, क्योंकि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वहां पर एक प्रॉब्लम कर रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर सोशियो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तामिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जो माइक्रोसॉफ्ट है, जो बिल गेट्स की कंपनी है, जो सीडेडा के साथ, यानी कि सीडा बोले तो सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एक्टिविटी, जो पुणे में है, उसके साथ मिलकर उसको फंड कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट उसको फंड कर रहा है, क्योंकि जो सोशल इन्वायरमेंट चैलेंज है उसको क्या किया जा सके? कम आउट किया जा सके, उसको बाहर निकाला जा सके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत, यानी कि इंडिया का पहला पोलर रिसर्च वेसल, पीआरवी की बात हो रही है, इज वेरी इंपोर्टेंट। तो गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने कॉन्ग्सबर्ग नॉर्वे के साथ एक एमओयू साइन किया है, जहां पीआरबी बनाया है, यानी कि पोलर रिसर्च वेसल्स बनाया है दोस्तों। किसने? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कोलकाता में बेस्ड है दोस्तों, ठीक है। तो कहाँ है ये? कॉन्ग्सबर्ग जो है नॉर्वे की कंपनी है। 3 जून 2025 को एक एमओयू साइन हुआ है। ये स्वदेशी रूप से भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए एग्री हो गया है। दे आर इंडिजिनियसली बिल्ड, द एमओयू हैज बीन साइंड, फर्स्ट पोलर रिसर्च वेसल हैज बीन साइंड ऑन 3 जून 2025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, यूपी सरकार इज वेरी इंपोर्टेंट। यूपी सरकार और ऑस्ट्रेलिया की मोनास विश्वविद्यालय, मोनास यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है दोस्तों। यूपी गवर्नमेंट और मोनास यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है, उसके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है 29 मई 2025 को। 29 मई 2025 को एक एमओयू साइन हो चुका है, याद रखना। यूपी सरकार ने बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, उच्च शिक्षा इंस्टीट्यूशंस के लिए दोस्तों, विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए एक अनुसंधान, रिसर्च, नवाचार, इनोवेशन और प्रशिक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया जाएगा। वैश्विक मंच प्रदान किया जाएगा, रिसर्च, इनोवेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ द बेसिक सेकेंडरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दोस्तों, गॉट इट। तो कहां पर? यूपी गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलिया के मोनास यूनिवर्सिटी के बीच में एक एमओयू साइन हो चुका है 29 मई 2025 को, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट्स दोस्तों, इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अपॉइंटमेंट्स पे बात करते हैं। लुइस मॉन्टेनेग्रो दोस्तों, लुइस मॉन्टेनेग्रो कौन है? लुइस मॉन्टेनेग्रो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट है। लुइस मॉन्टेनेग्रो को
पुर्तगाल का नया पीएम कहाँ का? पुर्तगाल का नया पीएम बनाया गया है लुइस मॉन्टेनेग्रो को दोस्तों। किसको? लुइस मॉन्टेनेग्रो पुर्तगाल के नए पीएम है, इनको री इलेक्ट किया गया है। लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है। 30 मई को इन्होंने अपॉइंटमेंट संभाला है और प्रेसिडेंट वहां के मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। क्या नाम है? मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। इन्होंने अपॉइंट किया है लुइस मॉन्टेनेग्रो को, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल, जिसकी कैपिटल क्या है? लिस्बन। नेक्स्ट इज वेरी इंपोर्टेंट, दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने कौन से? 21वें नंबर के। दक्षिण कोरिया के 21वें नंबर के प्रेसिडेंट बने ली जे म्यूंग। क्या नाम है इनका? ली जे म्यूंग जो है किससे? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने 21वें दोस्तों। कौन से? 21वें। इन्होंने रिप्लेस किया किसको? किसको? किम मून सू को। मैं लिख दूं किम मून सू को हराया इन्होंने, किम मून सू को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट बात करने वाला है करोल नवरोगी। करोल नवरोगी कौन है? करोल नवरोगी दोस्तों लॉ एंड जस्टिस पार्टी के हैं करोल नवरोगी। करोल नवरोगी इज रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस पार्टी। ये पोलैंड के नए प्रेसिडेंट है। कहाँ के? पोलैंड। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी है वर्सोवा। क्या है? वर्सोवा एक राजधानी है पोलैंड की। इसके नए प्रेसिडेंट और पीएम याद रखना, तो करोल नवरोगी प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड चुने गए और इन्होंने रिप्लेस किया है आंद्रेज डूडा को। आंद्रेज डूडा की जगह करोल नवरोगी को लॉ एंड जस्टिस पार्टी से रिलेटेड है, पोलैंड के नए प्रेसिडेंट चुने गए और पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सोवा दोस्तों, वर्सोवा। नेक्स्ट बात करते हैं सुसान ले, इज वेरी इंपोर्टेंट। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी की पहली महिला, ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी की पहली महिला नेता चुनी गई है 80 वर्षों के इतिहास में। 80 इयर्स की हिस्ट्री में लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नेता बनी है सुसान ले, इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और इन्हें विपक्ष का दर्जा मिला, इन्हें विपक्षी पार्टी में रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी से पहली महिला 80 वर्षों के इतिहास में विपक्षी पार्टी में इनको चुना गया है। कौन? सुसान ले। कौन है? सुसान ले। सुसान ले ने एंगस टेलर का स्थान लिया, एंगस टेलर का स्थान लिया सुसान ले ने। रिप्लेस किया किसको? एंगस टेलर को हराया है, जो अपोजिशन पार्टी के थे दोस्तों। एंगस टेलर को हराकर सुसान ले ने ये स्थान लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं टी रविशंकर, इज वेरी इंपोर्टेंट पोस्ट। टी रविशंकर सुना गॉट टी रविशंकर आरबीआई के गवर्नर नहीं, डिप्टी गवर्नर। टी रविशंकर दोस्तों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, ये थोड़ा गलत है। आरबीआई के कौन है? डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर साहब। इनको 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक पार्शियल मेंबर चुना गया है। 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है टी रविशंकर को, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। 16वें फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम मेंबर है टी रविशंकर साहब दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट बात करते हैं राजीव मेमानी दोस्तों। राजीव मेमानी इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट न्यूज। राजीव मेमानी कौन है? राजीव मेमानी दोस्तों आपके कौन है? भारतीय उद्योग प्रसंघ, दैट इज कॉल्ड सीआईआई। सीआईआई मतलब भारतीय उद्योग प्रसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। 1895 में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1895 में इसको एस्टेब्लिश किया गया 1895 सीआईआई को दोस्तों, भारतीय उद्योग प्रसंघ को। इसके नए अध्यक्ष चुने गए राजीव मेमानी को, नया अध्यक्ष चुना गया। फर्स्ट इंडियन है ये। कौन से? इंडियन तो है राजीव मेमानी दोस्तों, ठीक है। राजीव मेमानी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई। 1895 में सीआईआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसको एस्टेब्लिश किया। रिप्लेस किया संजीव पुरी का। किसका स्थान लिया? संजीव पुरी का स्थान लिया। इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, संजीव पुरी का स्थान लिया इन्होंने दोस्तों, ठीक है। इसकी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट चुना है सुचित्रा के एला। वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखना, सुचित्रा के एला को वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष चुना गया है सीआईआई का दोस्तों, ठीक है। सीआईआई का उपाध्यक्ष कौन है? सुचित्रा के एला को दोस्तों, ठीक है। तो सीआईआई के हेड कौन है? राजीव मेमानी। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं शैलेश सी मेहता। हु इज शैलेश सी मेहता दोस्तों? शैलेश सी मेहता जो है भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष, यानी कि क्या है? फर्टिलाइजेशन के जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए दोस्तों। फर्टिलाइजेशन ऑफ इंडिया के कौन है? नए अध्यक्ष चुने गए कौन? शैलेश सी मेहता। फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कौन चुने गए? नए प्रेसिडेंट शैलेश सी मेहता दोस्तों, ठीक है। भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष। और रिप्लेस किया है एन सुरेश कृष्ण को। किसको रिप्लेस किया है? एन सुरेश कृष्ण का स्थान लिया इन्होंने शैलेश सी मेहता जी ने दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है एन लोना बेरबॉक। इट्स वेरी इंपोर्टेंट न्यूज, ये समझो आपके एग्जाम में आ रहा है। एन लोना बेरबॉक, ये एन लोना बेरबॉक कौन है? जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है। एन लोना बेरबॉक जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है। ये एना लोना बेरबॉक जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों, पूर्व विदेश मंत्री है। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई है। 80वां जो सत्र है यूएनजी का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का
80वें सत्र की कौन चुनी गई है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। 80वें सत्र की संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष कौन है? एनालेना बैरबॉक। ठीक है, इनको 167 वोट मिले, 167 वोट मिले इनको, 167 वोट मिले। ये पश्चिमी यूरोप समूह की पहली महिला है, वेस्टर्न यूरोप समूह की पहली महिला है, और अब तक की कुल 5वीं महिला, याद रखना, पूछ सकते हैं वो, अब तक की वो कुल 5वीं महिला बनी है जिन्हें प्रेसिडेंट चुना गया है यूएनजीए का। 80वीं प्रेसिडेंट चुना गया है एनालेना बैरबॉक को। वही बात करें 79वे यूएनजी के अध्यक्ष कौन थे, हेड कौन थे? फिलिमोन यंग। फिलिमोन यंग दोस्तों, फिलिमोन यंग को 79 का यूएनजी का हेड चुना गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79 जो सत्र था, 79वें सत्र का संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन चुना गया? फिलिमोन यंग चुना गए थे। कौन? फिलिमोन यंग। और ये कहां से थे? ये अफ्रीका के कैमरून से थे। अफ्रीका के कैमरून से फिलिमोन यंग दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम्स में। तो यूएनजी के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलिमोन यंग को कैमरून से है रिलेटेड, अफ्रीका के। कैमरून कहाँ है? अफ्रीकन कंट्री है, और उसकी राजधानी है याओंडे। याओंडे उसकी कैपिटल है, किसकी? फिलिमोन की, सॉरी कैमरून की। कैमरून की कैपिटल है याओंडे। ठीक है, 79 के यूएनजी हेड कौन थे? फिलिमोन यंग। 80 के कौन है? एनालेना बैरबॉक। नोट्स में बना लो, एनालेना बैरबॉक की बात हो रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। अमेरिका की जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए? उसके अध्यक्ष चुने गए 180वें अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास मुक्माला। ठीक है, तो श्रीनिवास मुक्माला कौन है? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 180वें अध्यक्ष, पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने दोस्तों। ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने डॉक्टर श्रीनिवास मुक्माला। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर एस महेंद्र देव दोस्तों। ये कौन है? प्रोफेसर एस महेंद्र देव, ये एक इकोनॉमिस्ट है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये कौन है? इकोनॉमिस्ट। ये एक आर्थिकी कौन है? आर्थिक साइंटिस्ट है एक तरीके से। इकोनॉमिक कौन है? इकोनॉमिस्ट। प्रोफेसर एस महेंद्र एक इकोनॉमिस्ट हैं। इनको पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चेयरमैन ऑफ द ईएसी, यानी कि क्या होता है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पीएम। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस रखा हुआ है क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो ये ईएसी पीएम के हेड कौन है? ये बनाए गए, चेयरमैन बनाए गए प्रोफेसर एस महेंद्र देव दोस्तों। ये एक इकोनॉमिस्ट है, और ईएसीपीएम यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पीएम के कौन है? अध्यक्ष हैं दोस्तों। नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो ईएसीपीएम होता है ये एक इंडिपेंडेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और एक टेम्परेरी बॉडी है दोस्तों। इसको कभी भी हो सकता है अगली सरकार बदल जाए तो इनको ईएसीपीएम को हटा दिया जाए। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है दोस्तों। गॉट इट? समझ रहे आप? नेक्स्ट बात करते हैं क्या है? शिव सुब्रमण्यम रमन की बात करने वाला है। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। शिव सुब्रमण्यम रमन, ये कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन साहब। ये PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, इसे बोलते हैं पेंशन फंड एंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। पेंशन फंड एंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया। इन्होंने दीपक मोहंती का स्थान किया है। दीपक मोहंती को रिप्लेस किया किसने? शिव सुब्रमण्यम रमन ने दोस्तों। ठीक है, चेयरमैन है PFRDA के दोस्तों। ठीक है, PFRDA के चेयरमैन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। ये है विटोल्डा बैंका। विटोल्डा बैंका इज वेरी इंपोर्टेंट। विटोल्ड बैंका बोल सकते हैं इनको। ये वाडा की 3rd टाइम इनको वाडा का हेड बना गया है। वाडा की चेयरमैन, वाडा कौन है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है वाडा। वाडा की 3री बार इसको हेड बनाया गया है। कौन बनाया गया है? वाडा की प्रेसिडेंट बनाया गया है, रीइलेक्ट किया गया है विटोल्ड बैंका को। ठीक है, और ये कहाँ से? पोलैंड की स्पोर्ट्स मिनिस्टर रही है दोस्तों। और ये 3री बार वाडा की कौन है? प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है वाडा के? उपाध्यक्ष है यांग को भी 3rd टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है वाडा का दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट है, ये भी इंपोर्टेंट है, जियो जियानी दोस्तों। जियो जियाई कौन है? चाइना की जो जियाई है, चाइना की पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर है ये। जो जियाई कौन है? जो जियाई जो है दोस्तों कौन है? जो जियाई चाइना की पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं। इनको ऑल क्या है? AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की नई अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट चुना गया है जियो जियाई को दोस्तों। जिन लुकिन को रिप्लेस किया इन्होंने, जिन लुकिन का स्थान लिया है। अब AIIB के बारे में बता दूं। AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक,
इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2015 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है दोस्तों। 100 कंट्री से ज़्यादा इसमें इंक्लूडेड है, इंडिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, दीज ऑल आर कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस AIIB। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर आफ्टर चाइना। चाइना की जो शेयर होल्डिंग है वो 26 से 30% है एंड चाइना हैव वीटो पावर। इंडिया की शेयर होल्डिंग कितनी है? 7 से 8%। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग ऑफ AIIB दोस्तों। ये रोड्स, रेलवे, एनर्जी, वाटर सप्लाई वगैरह वगैरह में ये कंपनी, ये बैंक काम करती है AIIB दोस्तों। ठीक है, गेट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट न्यूज। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, ये कहाँ से हैं? भरूच, गुजरात से। मैं जो चीजें बता रहा हूँ, मैं जो डेटा बता रहा हूँ, जहाँ गोल पीला लाल कर रहा हूँ, उसको दोस्तों याद रखना इज वेरी इंपोर्टेंट। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी भरूच गुजरात से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? भरूच गुजरात से बिलोंग करती हैं, भरूच से दोस्तों, भरूच। ठीक है। प्रेसिडेंट साहब जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उसकी ADC बनाई गई है, पहली महिला नौसेना से, नौसेना की, भारतीय नौसेना की पहली महिला ADC है। ADC मतलब एड डी कैंप, ADC मतलब एड डी कैंप, यानी कि जो प्रेसिडेंट मुर्मू जी की फीमेल ADC बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी दोस्तों। ठीक है। इससे पहले प्रेसिडेंट जी के साथ 5 ADC थे, जिसमें 3 थल सेना से और 1 वायुसेना से और 1 नौसेना से होता है। इससे पहले कितने? 5 ADC थे, 3 थल सेना आर्मी से, 1 एयरफोर्स और 1 वायुसेना से दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एन वोडू। क्या है एन वोडू? कौन है? ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो, एन वोडू हिताची इंडिया के नए प्रबंधक यानी कि MD बनाए गए हैं। भारत कौशल का स्थान लिया है। किसका? भरत कौशल का स्थान लिया है एन वोडू ने दोस्तों। ये हिताची जो इंडिया है उसके हेड बनाए गए, इसको चाहो तो छोड़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अरुण श्रीनिवास दोस्तों। इज वेरी इंपोर्टेंट न्यूज। अरुण श्रीनिवास जी कौन है? अरुण श्रीनिवास को मेटा इंडिया के नए प्रबंधक दोस्तों, नए प्रबंधक मतलब मेटा इंडिया के MD बनाए गए। ये MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेटा इंडिया, बिजनेस हेड ऑफ मेटा इंडिया इन द इंडिया। ये डायरेक्ट किसको निवेश करेंगे? ये निदेशक बनाए गए, इसके प्रमुख, मेटा के निदेशक एवं व्यापार प्रमुख बनाए गए। कौन? मेटा इंडिया के अरुण श्रीनिवास। ठीक है। दे आर डायरेक्टली रिपोर्ट टू संध्या देवनाथन। किसको? संध्या देवनाथन को ये रिपोर्ट करने वाला, डायरेक्टली संध्या देवनाथन को दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव कृष्णा। एक और न्यूज है, मैं बताने वाला हूँ, नीचे है, लेकिन इससे पहले ये देख लो, श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता। शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी कौन है? ये रक्षा संपदा महानिदेशालय के DG बनाए गए। रक्षा संपदा महानिदेशालय के शैलेंद्र नाथ गुप्ता बनाए गए। कौन? DG बनाए गए। राजीव कृष्णा यूपी के नए DGP हैं। राजीव कृष्णा को यूपी के एक्टिंग DGP चुना गया है, और ये चेयरमैन होते हैं UPPRPB के, यानी कि चेयरमैन ऑफ द उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटेड प्रमोशन बोर्ड के भी चेयरमैन होते हैं, जो DGP होते हैं। तो राजीव कृष्णा कौन है? यूपी के नए एक्टिंग DGP बनाए गए दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है राज मिश्रा। राज मिश्रा इज वेरी इंपोर्टेंट न्यूज। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये राज मिश्रा जी, याद रखना। राज मिश्रा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। ये न्यू मेयर यानी कि नए मेयर चुने गए। कहाँ से? वेलिंगबरो। इंपोर्टेंट न्यूज है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वेलिंगबरो इंग्लैंड के मेयर चुने गए दोस्तों। ये मेयर हैं वेलिंगबरो इंग्लैंड के नए मेयर हैं इंग्लैंड से। और किससे? कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, कंजर्वेटिव काउंट पार्टी के राज मिश्रा जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एक और अच्छी न्यूज, कैटरीना कैफ जो है ये भारतीय अभिनेत्री हैं। पर्यटन के लिए, यानी मालदीव के पर्यटन के लिए इनको नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। किसको? कैटरीना कैफ को। कहाँ का? मालदीव की ये नई ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। द सनी साइड ऑफ लाइफ के लिए भी इनको अपॉइंट किया गया है। इसके लिए द सनी साइड ऑफ लाइफ के लिए भी इनको अपॉइंट किया गया है कैटरीना कैफ जी को। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर समीर कामत जी। ये कौन है? डॉक्टर समीर कामत, देखो DRD के प्रमुख हैं। DRD के प्रमुख है ये समीर कामत जी। DRD मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में DRDO काम करता है। डिफेंस की एक रिसर्च एंड डिफेंस एजेंसी है दोस्तों। डिफेंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है DRDO। और इनका कार्यकाल डॉक्टर समीर कामत जी का दूसरी बार, यानी कि DRDO के दूसरी बार प्रमुख चुने गए डॉक्टर समीर कामत जी। ठीक है। इनका कार्यकाल 1 ईयर के लिए, कब के? मई 2026 तक का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 1 साल के लिए डॉक्टर समीर कामत जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दोस्तों। याद रखना, क्योंकि यहाँ आपको कंफ्यूज कर देगा, मई, जून, जुलाई देख के या कुछ भी दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलन मस्क के बारे में। क्या न्यूज है?
ट्रंप प्रशासन के जो सरकारी दक्षता एजेंसी थी इसको बोला गया डॉज, DOGE बोला गया था दोस्तों इसको डॉज। यानी कि क्या है डॉज, क्या है डॉज इज द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। उसके हेड बनाए गए थे ट्रंप प्रशासन में एलन मस्क दोस्तों। एलन मस्क इसके हेड से इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि रिजाइन कर चुके हैं दोस्तों, ये रिजाइन कर चुके हैं 30 मई 2025 को। डेट याद रखना 30 मई 2025 को एलन मस्क ने डॉज से, जो ट्रंप प्रशासन में इसके हेड थे, उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट एक और अच्छी न्यूज है, ब्लेज मैट्रिमोनी। ये कौन है? ब्लेज मैट्रिमोनी इज वेरी गुड न्यूज। ब्रिटेन की, यानी कि किसकी? ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस की पहली महिला प्रमुख है। इज वेरी इंपोर्टेंट। क्या नाम है? ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस की पहली महिला प्रमुख है ब्लेज मैट्रिमोनी दोस्तों। किसका स्थान लिया है? सर रिचर्ड मूर का। सर रिचर्ड मूर का स्थान लिया है। कुल अगर टोटल नंबर की है तो 18वें नंबर की है। सर रिचर्ड मूर को इन्होंने रिप्लेस किया है। और MI6 है जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्या नाम है इसका? MI6। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। MI6 की हेड बनाई गई है कौन? ये ब्रिटेन, चलिए ब्लेज मैट्रिमोनी MI6 दोस्तों, MI6 ये 6 है, MI6 ठीक है। MI6 की हेड बनाई गई है, ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। किसने चुना इनको? ब्रिटेन के जो कीर स्टारमर हैं, PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, क्या नाम है? कीर स्टारमर, इन्होंने ब्लेज मैट्रिमोनी को चुना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स प्लाजा। इट्स वेरी इंपोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर दोस्तों। नंबर 1, मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया। किसे दिया गया? मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया किसके द्वारा? बाई रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा राजनाथ सिंह ने 3 कंपनियों को 29 मई 2025 को दोस्तों क्या बनाया गया? मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को MIL बोलते हैं, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को। दूसरा आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड। और तीसरे इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं जिन्हें मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया 29 मई 2025 को। एक और न्यूज है, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो चुकी है? महारत्न कंपनियों की संख्या अब तक हो चुकी है 14, और 14वीं महारत्न कंपनी थी हाल HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न कंपनी बनाया गया दोस्तों। अच्छा, महारत्न कंपनी होने के लिए एक और न्यूज है, महारत्न कंपनी होने के लिए क्या होना चाहिए? क्या उसके लिए क्वालिफाइड, क्या उसके लिए जो है बेस होना चाहिए? तो जो पहले ऑलरेडी नवरत्न कंपनी हो उसको महारत्न बनाया जा सकता है, जिसका एनुअल टर्नओवर दोस्तों 25,000 करोड़ से ज्यादा हो। कितना? लास्ट 3 ईयर्स में उसका एनुअल टर्नओवर, लास्ट 3 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 25,000 करोड़। नेटवर्थ उसकी, नेटवर्थ होनी चाहिए उसकी 15,000 करोड़ लास्ट 3 ईयर्स में। एनुअल प्रॉफिट उसका होना चाहिए, याद रखना, 5,000 करोड़। यानी कि जो प्रॉफिट होना चाहिए उस कंपनी का 5,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। और स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। और दोस्तों और बता दूं, देखिए 14 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। मैंने ये आपको क्वालिफाइड बताया कि वो 25,000 करोड़ का उसका एनुअल टर्नओवर हो, 15,000 करोड़ का नेटवर्थ और 5,000 करोड़ का लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट होना चाहिए। देखो 14 कंपनियों बता दूं, नंबर 1 ONGC, नंबर 2 IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नंबर 3 NTPC लिमिटेड, नंबर 4 सेल, नंबर 5 है आपकी भेल, नंबर 6 है गेल, नंबर 7 पे आपकी कौन सी? कॉयल इंडिया लिमिटेड, नंबर 8 पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नंबर 9 पे BPCL, नंबर 10 पे HPCL, नंबर 11 पे PFC, नंबर 12 पे REC लिमिटेड, और नंबर 13 पे देख के बताता हूँ थोड़ा सा यार, नंबर 14 पे HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, साइप्रस का सम्मान दिया गया। साइप्रस का सम्मान मैंने बताया, साइप्रस मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है और यूरोप का कंट्री है। साइप्रस का सम्मान मिला है ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरस III। किसको मिला है? PM मोदी साहब को। PM मोदी जी को साइप्रस का सम्मान क्या मिला है? सम्मान मिला है गॉड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरस III। किसके द्वारा? जो प्रेसिडेंट हैं निकोस क्रिस्टोडोलाडिस, इनके द्वारा, जो प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस हैं इनके द्वारा सम्मान दिया गया मोदी जी को। और 15 से 16 जून साइप्रस की यात्रा पर थे कौन? मोदी जी। मोदी जी ने 15 से 16 जून साइप्रस की यात्रा पर। दोस्तों एक और न्यूज है दोस्तों, इसकी मैं बात करता हूँ, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। ये चुना गया है शेरोन, याद रखना, शेरोन मिविन सोटे सिमे को, जो घाना से स्क्वाड्रन लीडर हैं दोस्तों। शेरोन मिविन सोटे, जो कि कहां से? शेरोन मिविन सोटे सिमे, जो घाना से हैं स्क्वाड्रन लीडर दोस्तों। किसने चुना है? एंटोनियो गुटेरेस ने, जो UN के सेक्रेटरी हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने घाना की शेरोन मिविन सोटे
सिमेको घाना की स्क्वाड्रन लीडर चुना है दोस्तों, ठीक है। 2023 में कौन था? 2023 में मेजर राधिका सेन को ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024 चुना गया, 2023 में राधिका सेन को, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस जो है, जो महासचिव हैं यूएन के सेक्रेटरी है, कहाँ से? ये पुर्तगाल के पीएम भी रहे, पुर्तगाल के एक्स पीएम है, फॉर्मर पीएम है पुर्तगाल के, कौन? ये आपके एंटोनियो गुटेरेस, कहाँ से? पुर्तगाल के, पुर्तगाल, गॉट इट, पुर्तगाल से ये पीएम रहे दोस्तों, ठीक है। कौन? एंटोनियो गुटेरेस साहब पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025। USISPF दोस्तों अवार्ड है, किसको मिला है? ये इंपोर्टेंट अवार्ड है USISPF। कुमार मंगलम बिरला को, जो आदित्य बिरला समूह के हैं, अरविंद कृष्णा को, जो IBM के चेयरपर्सन है, और ये मिला है तोशिआकी हिगिसारा को। तोशिआकी हिगिसारा जो हिताची लिमिटेड के कार्यवाहक है दोस्तों, कौन है? हिताची लिमिटेड के कौन है? कार्यवाहक है, तोशिआकी हिगिसारा। इनको दिया गया है USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड इज इंपोर्टेंट। कुमार मंगलम बिरला, अरविंद कृष्णा और तोशिआकी हिगिसारा दोस्तों। तोशिआकी क्या नाम है? तोशिआकी हिगिसारा को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और अवार्ड है, मैं यहाँ बात करूं, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? सदगुरु को दिया गया दोस्तों। सदगुरु को ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा? सदगुरु को दिया गया है। एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, सदगुरु को एक मिनट सदगुरु को ये दिया गया ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। ईयर अवार्ड किसको? सदगुरु को। ये अवार्ड सदगुरु को मिला है दोस्तों। किसकी, कहां से मिला है? सदगुरु को। स्पिरिचुअल गुरु है, इसलिए फाउंडर ऑफ ईसा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, तो सदगुरु को ये अवार्ड मिला है दोस्तों। जग्गी वासुदेव नाम है इनका, जग्गी वासुदेव। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है दोस्तों, ठीक है। एक और न्यूज की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नाइटहुड की आबादी, नाइटहुड की आबादी दी गई है, किसको? नाइटहुड की आबादी दी गई है डेविड बेकम को। डेविड बेकम जो है, डेविड बेकम दोस्तों, डेविड बेकम को दी गई है, जो इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर हैं दोस्तों। किसके द्वारा दी गई है? किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा डेविड बेकम को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। किसको? नाइटहुड की उपाधि डेविड बेकम को दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल इंडियन अवार्ड आप देख चुके हो, नीचे मैंने दिखाया, ये मैंने बता दिया। देखो, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको है? सदगुरु को। आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, किसके द्वारा? कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया गया ये अवार्ड दोस्तों। इनका नाम है सदगुरु का जग्गी वासुदेव दोस्तों, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि दी गई है डेविड बेकम, जो इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर हैं दोस्तों, किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा। फुटबॉल में उनके शानदार कैरियर के लिए, शानदार प्रदर्शन के लिए नाइटहुड की उपाधि डेविड बेकम को मिली दोस्तों, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करने वाला दोस्तों, नेक्स्ट राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2025 पे क्या है दोस्तों? इट्स इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। देखो, राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2025 जिसे बोलते हैं नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 दोस्तों, ठीक है। स्वर्ण पुरस्कार मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत धुले, जो महाराष्ट्र से है। कहाँ से? रोहिणी ग्राम पंचायत धुले, जो महाराष्ट्र से है, उसको गोल्डन अवार्ड मिला है, स्वर्ण पुरस्कार दोस्तों। रजत मिला है आपको, जो रजत में कहाँ से? पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत है, त्रिपुरा से, इज इंपोर्टेंट। पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत, जिसको रजत। जूरी अवार्ड दिया गया है पलसाना ग्राम पंचायत सूरत, जो गुजरात से। जूरी अवार्ड दूसरा दिया गया है स्वाकाती ग्राम पंचायत को, जो है कहाँ से? उड़ीसा, कंदुझर उड़ीसा से है। और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा राष्ट्रीय ई शासन गवर्नमेंट पुरस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार नेशनल, मैं बोल दूं नेशनल NATI नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा दोस्तों। एक और अवार्ड है, मैं लिख दूं यहाँ, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड दिया गया है राजा कुमारी को दोस्तों। राजा कुमारी को ये अवार्ड दिया है अमेरिकन म्यूजिक, क्योंकि ये इंडियन अमेरिकन सिंगर है, पहली भारतीय मूल की कलाकार, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 हुई है दोस्तों। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता है? ओपल सुचेता चुआंगसरी ने। किसने? ओपल सुचाता चुआंगसरी। ये पहली थाई विमेन है दोस्तों, फर्स्ट थाई विमेन है, पहली थाईलैंड की विमेन है ओपल सुचाता, क्या नाम है? चुआंगसरी है, सॉरी इस तरीके से चुआंगसरी है, ठीक है। और प्रथम रनरअप कौन है? प्रथम रनरअप है होसेट डेरेज एडमासू, जो इथोपिया से हैं दोस्तों। ये कहाँ से? इथोपिया से। ये है रनरअप। ओपल सुचेता पहली थाई महिला है। और किसने
जीता दोस्तों, किसने जीता? 71वीं मिस वर्ल्ड इंडिया में हुई थी और 72वीं मिस वर्ल्ड इंडिया में हैदराबाद में हुई, याद रखना। दोनों ही मिस वर्ल्ड कहाँ हुई है? प्रतियोगिताएं हैदराबाद में, और 71वीं हुई हैदराबाद में और 72वीं भी हैदराबाद में हुई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसके द्वारा? कृष्णा पिस्कोवा के द्वारा दिया गया ये अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया? जो 71वीं मिस वर्ल्ड थी कृष्णा पिस्कोवा, उनके द्वारा दिया गया। तो 71वीं मिस वर्ल्ड कौन थी? कृष्णा पिस्कोवा दोस्तों, कृष्णा पिस्कोवा 71वीं मिस वर्ल्ड थी, जो डेनमार्क से थी। लगातार 2 साल मिस वर्ल्ड का अवार्ड हैदराबाद इंडिया में हुआ है, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में आयोजन किया गया है लगातार दोस्तों। भारत के कौन है? भारत के राजस्थान से कोटा की नंदनी गुप्ता ने इस 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। किसने? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में नंदनी गुप्ता भारत से थी। इंडिया से कौन थी? इंडिया से थी नंदनी गुप्ता दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? सोनू सूद को, जो इंडियन बॉलीवुड एक्टर हैं दोस्तों, ठीक है। राजस्थान की कोटा से नंदनी गुप्ता, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेंट आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 की इंपोर्टेंट न्यूज है। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और ये अब तक 11वें भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन से? 11वें, ठीक है। 11वें खिलाड़ी हैं जिनको महेंद्र सिंह धोनी जी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। 7 प्लेयर्स को ऐड किया गया 2025 में और ये इंडिया से 11वें है। नेक्स्ट है 78वां फेस्टिवल डे कांस्य विजेता की बात हो रही है। 78वां फेस्टिवल डे कांस्य विजेता 2025 कब से कब तक हुआ? कांस्य हुआ कहाँ पे? फ्रांस में। 13 से 24 मई 2025 को हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ ये? फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में हुआ। फ्रांस के कान शहर में ये 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। कहाँ पर? कांस शहर में, जो कि फ्रांस में। पामडे ईआर जो पुरस्कार है, क्या नाम है? पामे और पुरस्कार दोस्तों जफर पनाही ने जीता। एक फिल्म है, इसका नाम है अनसिंपल एक्सीडेंट नाम है इसका। पामेडिया पुरस्कार किसने जीता? यही पुरस्कार मोस्टली पूछा था जफर पनाही ने। नेक्स्ट है ग्रांड प्रिक्स अवार्ड किसने? अफेक्से जॉन ने, एक्सीडेंटल के लिए, ठीक है। किसने? अफेक्से जॉन ने जीता दोस्तों। अफेक्से जॉन ने स्वरवेदी के लिए ग्रांड प्रिक्स अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार वैगनर मोरा ने सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता। किसके लिए? द सीक्रेट। किसके लिए जीता? द सीक्रेट एजेंट के लिए दोस्तों। द सीक्रेट एजेंट के लिए अवार्ड वैगनर मोरा ने जीता। द सीक्रेट एजेंट। अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नादिया मलेटी ने ला पेटाइट डेनियर के लिए। डायरेक्टर कौन है? निर्देशक हैं कैलेबर मैंडको फिलो ने द सीक्रेट एजेंट के लिए सबसे बेस्ट निर्देशक का अवार्ड कांस्य पुरस्कार में जीता दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 वेरी इंपोर्टेंट। ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। हिंदी भाषा में दिया गया ये फिर उगना, हिंदी भाषा के लिए फिर उगना पुरस्कार दिया गया। कविता संग्रह के लिए किसका है? पार्वती तिर्की जी की है फिर उगना एक कविता संग्रह। अंग्रेजी में दिया गया है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्धा, एक नोवेल है। किसका है? नोवेल है दोस्तों। किसका है ये? अद्वैत कोठारी का एक नोवेल है, उसके लिए दिया गया है। संस्कृत में दिया गया है। संस्कृत में परिभाषिक शब्द स्वर क्या है? स्वर स्तंभ दोस्तों, स्वर संयम परिभाषिक शब्द स्वर संयम के लिए। आलोचना संग्रह है किसका है? धीरज कुमार पांडे जी का है दोस्तों ये पुरस्कार। नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। हिंदी भाषा में दिया गया है 1/12 के लिए, जो कहानी संग्रह है सुशील शुक्ल का। क्या नाम है? ये स्टोरी टेलिंग है सुशील शुक्ल की 1/12। अंग्रेजी में जो बाल साहित्य पुरस्कार द साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड, मतलब एक कहानी है एक, किसकी? नितिन कुशलप्पा एमपी की इंपोर्टेंट है। संस्कृत में दिया गया है बाल विश्रम कविता संग्रह है प्रीति पुजारा का। किसका? प्रीति पुजारा का एक क्या है? प्रीति पुजारा का बाल संग्रह कविता संग्रह है बाल विश्रम दोस्तों। क्या नाम है? बाल विश्रम दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बुक्स और ऑथर पे आ जाओ। क्या है बुक्स और ऑथर? इंपोर्टेंट है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, एक बुक है श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखी गई है। 23 मई 2025 को उसको लॉन्च किया गया, अनवील किया गया। डिफरेंट स्टॉक्स 1998 टू 2014, ये ए के भट्टाचार्य की बुक है। डिफरेंट स्टॉक्स 1998 से 2014। नेक्स्ट है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ये आंड्रे टुस्के की इज वेरी इंपोर्टेंट बुक, इसको याद रखना। ये एक अमेरिकन इतिहासकार है, याद रखना। द होप किसकी है? ये होप बुक दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में आए हुए आप देख सकते हो। पोप फ्रांसिस की ऑटोबायोग्राफी, आपको पता है किसकी? पोप फ्रांसिस की, जिनकी
डेथ हो गई, दिसंबर में उनकी मौत हो गई है। कुछ इंपोर्टेंट डेज और डेट्स देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट डेज और इनकी बात करने वाले हैं। देखो 10वां मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया गया, 28 मई को, ठीक है, 28 मई को मनाया गया। ये 2014 से मनाया जा रहा है, फर्स्ट टाइम 2014 में मनाया गया था, फर्स्ट टाइम। तो 28 मई को मनाया गया 28वां मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला, ये वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे दोस्तों, वर्ल्ड हंगर डे, विश्व भूख दिवस जिसे बोलते हैं, विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? 28 मई को। विश्व भूख दिवस भी 28 मई को मनाया गया, 2011 से मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। 2011 में ये फर्स्ट टाइम मनाया गया, फर्स्ट टाइम दोस्तों, ठीक है। इसका जो थीम था थ्राइविंग मदर्स एंड थ्राइविंग वर्ल्ड, याद रखना, थ्राइविंग मदर्स एंड थ्राइविंग वर्ल्ड इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हंगर डे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर, ये मनाया गया 29 मई को। 29 मई 2003, पहली बार 2003 में मनाया गया। 29 मई को यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र का इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर मनाया गया। और इसका जो थीम था द फ्यूचर ऑफ पीस कीपर, क्या था? द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग, पीस कीपिंग, पीस कीपिंग इसका क्या थीम थी दोस्तों? ये थीम है द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट 29 मई को ही दोस्तों यहाँ माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है और 1953 से 1953 से मनाया जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी, एंड द नेपाल के थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा, तेंजिंग नोर्गे शेरपा की वजह से, क्योंकि एडमंड हिलेरी की मृत्यु हो गई थी 2008 में। ये क्या थे? पर्वतारोही थे दोनों, न्यूजीलैंड और नेपाल से दोस्तों, नेपाल से, और ये क्या थे? पर्वतारोही 2008 से। तब से ये 2008 से 29 मई को इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। 30 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। शेपिंग हिस्ट्री फीडिंग द फ्यूचर इसका थीम था। थीम क्या है? शेपिंग हिस्ट्री फीडिंग द फ्यूचर। फर्स्ट टाइम ये 2024 में मनाया गया, याद रखना, फर्स्ट टाइम ये 2024 में मनाया गया, ये फर्स्ट टाइम है। इस बार 30 मई को मनाया गया। नेक्स्ट हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस इज वेरी इंपोर्टेंट, अच्छा दिन है। 30 मई को मनाया गया हिंदी पत्रकारिता दिवस, फर्स्ट टाइम 1826 से। गोवा का 25वां राज्य दिवस भी है, इसमें बाद में बात करेंगे। 30 मई को मनाया गया दोस्तों कौन सा? हिंदी पत्रकारिता दिवस। 1826 को पंडित जुगल किशोर द्वारा, 1826 को पंडित जुगल किशोर द्वारा वीकली यानी कि साप्ताहिक उद्दंत मार्तंड, ये जो ना साप्ताहिक पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया था। उद्दंत मार्तंड हमारा पहला साप्ताहिक पत्र है, जिसका प्रकाशन जुगल किशोर जी ने 30 मई 1826 को किया। कहां से? कलकत्ता से। कलकत्ता से इसका क्या किया? शुभारंभ किया कलकत्ता से दोस्तों, मैं लिख दूं यहाँ कलकत्ता से, गॉट इट, कलकत्ता से, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात, 30 मई को ही दोस्तों गोवा का स्टेटहुड डे मनाया गया। स्टेटहुड यानी कि गोवा का राजत्व दिवस, ठीक है। गोवा राज्य बना 1987 में, याद रखना 30 मई 1987 को गोवा राज्य बन चुका था। गोवा क्या बन चुका था? राज्य, ठीक है, फुल स्टेट बन चुका था 25वें नंबर का, 25th स्टेट बना गोवा 30 मई 1987 को, इसलिए मैंने बताया लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है, 1988 से मनाया जा रहा है फर्स्ट टाइम। और यूपी का स्वैच्छिक स्वास्थ्य एसोसिएशन जो यूपी को है, भारत का क्षेत्रीय निर्देशक विशेषज्ञ विशेष मान्यता पुरस्कार मिला इसको। किसको? यूपी का स्वैच्छिक स्वास्थ्य एसोसिएशन को। तो रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड किसको? यूपी को, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के लिए दोस्तों। थीम क्या थी? अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटिन प्रोडक्ट्स दोस्तों। निकोटिन ये क्या है? प्रोडक्ट है दोस्तों, निकोटिन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सारी बात हो गई। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो 1 जून को मैं और बता दूं, 1 जून को मनाया जाता है, 1 मिनट, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 2001 से FAO के द्वारा, जो यूएन की क्या है? एक असिस्टेड एजेंसी है, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका थीम था विश्व दुग्ध दिवस का, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 जून को दोस्तों, 2 जून को तेलंगाना राज्य दिवस, तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया 2014 में। तेलंगाना एक 29वां राज्य बन चुका था, 29वां राज्य बना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, और 1973 से मनाया जा रहा है।
पीएम मोदी जी ने इस दिन अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। किसका? सिंदूर का पौधा लगाया अपने दिल्ली वाले आवास पे। ठीक है, उसके तहत एक और काम किया, अरावली जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, अरावली वाला, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसके हिस्से के रूप में एक पेड़ माँ के नाम पहल के अंतर्गत बरगद का भी पौधा लगाया। किसका? बरगद, बरगद का भी पौधा लगाया पीएम साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज समझो, 2025 के लिए वैश्विक मेजबान ग्लोबल होस्ट कंट्री था 2025 के लिए दक्षिण कोरिया, और 2024 के लिए था सऊदी अरब। याद रखने वाली बात है। 2025 की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, 2025 की थीम है, और 2024 की थीम है दोस्तों लैंड रिस्टोरेशन डेजर्टिफिकेशन। क्या है? लैंड रिस्टोरेशन डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। ड्रॉट रेजिलेंस क्या है? 2024 की थीम है। डेट्स याद रखना थीम की दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे दोस्तों। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया कब? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? 7 जून को। 7 जून को कब से? 2019 से मनाया जा रहा है। वेरी इंपोर्टेंट। वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया 8 जून को मनाया जाता है। 2009 से मनाया जा रहा है दोस्तों। कब से? 2009 से मनाया जा रहा है ये विश्व महासागर दिवस। ठीक है, विश्व महासागर दिवस मनाया था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वर्ल्ड ओशियन डे की वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेनस। वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेनस इसकी थीम थी। इसकी क्या थी? थीम थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया दोस्तों 11 जून को। 11 जून को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 2024 से मनाया जा रहा है। ठीक है, खेल चुने हर दिन इसकी थीम थी, यानी कि खेल चुने हर दिन। चूज प्ले एवरीडे, चूज प्ले एवरीडे इसकी थीम थी। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के खिलाफ वर्ल्ड अगेंस्ट डे, ठीक है, 12 जून को। 12 जून को मनाया गया दोस्तों। कब? वर्ल्ड वर्ल्ड जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया गया। 12 जून को इसकी थीम थी। थीम क्या थी? प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, सो लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। जो हमारे एफर्ट्स हैं उनको लेट्स स्पीड करो आप दोस्तों। विश्व रक्तदाता दिवस, जो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया 14 जून को। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। कब से मनाया जा रहा है? 2005 से दोस्तों। कब से? 2005 से दोस्तों। ये 2002 से मनाया रहा है 12 जून से, ये 2005 है। विश्व रक्तदाता दिवस 2005 से मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जो लैंड स्टीनर हैं जिन्होंने वर्ल्ड ग्रुप की खोज की थी, उनकी 58वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कार्ल लैंड स्टीनर के सहयोग में, उनके सम्मान में दोस्तों, सहयोग में नहीं सम्मान में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल विंड डे। ग्लोबल विंड डे मनाया गया 15 जून को। 2007 से मनाया जा रहा है। 2007 से ग्लोबल विंड डे मना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है? 2025 में 51.5 गीगावाट, कितने? 51.5 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता के साथ भारत दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उत्पादक देशों में चौथे स्थान पर कौन पहुंच गया है? इंडिया दोस्तों। किसमें? पवन ऊर्जा में दोस्तों। ठीक है, पवन ऊर्जा में मई 2025 तक का न्यूज है। और इसकी थीम क्या थी? थीम सुन लो। थीम थी डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। इंडिया की रैंक है 4th, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया। 2001 से मनाया जा रहा है। थीम थी सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजीज। सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजीज दोस्तों। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इज वेरी इंपोर्टेंट, 21 जून। 21 जून का डेट बहुत इंपोर्टेंट है। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद रखना, 10वां नहीं है ना, 9वां है ना, 21वां है। 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 2015 से मनाया जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे लंबा दिन होता है, इस नदन हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, सबसे लंबा दिन। इसको समर सोल्स्टिस भी बोलते हैं दोस्तों। आपको याद होगा, समर सोल्स्टिस बोलते हैं। ठीक है, इसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ इसकी थीम थी। नेक्स्ट बात करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को 1948 से मनाया रहा है। इसका थीम था लेट्स मूव। 1948 से ये मनाया जा रहा है ओलंपिक डे। इसकी थीम थी लेट्स मूव। ठीक है, लेट्स मूव। अच्छा, 23 जून को यूएन पब्लिक सर्विस डे भी मनाया था 2003 से। ठीक है, 2003 से। एक और न्यूज है, 2025 में, यानी 23 से लेके 25 जून तक दोस्तों, 23 से 25 जून के बीच में, ठीक है, समरकंद जो उज्बेकिस्तान में है, समरकंद उज्बेकिस्तान में
आयोजित किया गया था यूएन का समरकंद उज्बेकिस्तान में यूएन लोक सेवा मंच का आयोजन किया गया था 23 से 25 जून के बीच में समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 23 जून 2023 से मना रहा है। पहला संविधान हत्या दिवस इज वेरी इंपोर्टेंट, याद रखना। पहला संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाएगा दोस्तों। कब? 25 जून को। 12 जुलाई 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने गैजेट्स में घोषित किया, डिक्लेयर किया कि 25 जून को हम पहला संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। 25 जून को 12 जुलाई 2024 को उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि 25 जून 1975 में ये जो इमरजेंसी लगी थी उसकी 50वीं वर्षगांठ है। 50वीं वर्षगांठ थी दोस्तों 25 जून 2025 को, इसलिए पहला संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लिया? निर्णय लिया दोस्तों। गॉट इट? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों इंपोर्टेंट न्यूज है, साइंस टेक पे आ जाते हैं आप। साइंस टेक, यूपी में पहली बार प्रत्यक्ष रॉकेट प्रक्षेपण बनाया गया। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रॉकेट लॉन्चर बनाया गया है। कब? 14 से 15 जून में ऐसा हुआ है कुशीनगर जिले में। इंपोर्टेंट, कुशीनगर जिला जो उत्तर प्रदेश में है उसमें यूपी में पहली बार क्या बनाया गया? रॉकेट लॉन्च किया गया फर्स्ट टाइम। इसका एक टेस्ट ट्रायल था दोस्तों। टेस्ट ट्रायल किसके द्वारा? इन स्पेस इसरो के सहयोग से। इन स्पेस जो है अहमदाबाद बेस्ड है और जो क्या है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इसरो के अंडर में काम करता है और इन स्पेस के द्वारा दोस्तों। ठीक है, इसरो के सहयोग से मॉडल रॉकेट था, 15 किलोग्राम का था। कितना? 15 किलोग्राम। और ये 1.12 किलोमीटर ऊपर तक गया। कितना? 1.12 किलोमीटर तक ये ऊपर भी गया था ये रॉकेट। 15 किलोग्राम वजनी रॉकेट था। ये ASI जो कि बेंगलोर में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बेंगलोर में बेस्ड है और इन स्पेस जो अहमदाबाद बेस्ड है उनके डायरेक्ट अंडर में था। ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ये कारनामा किया गया। नेक्स्ट है बुलबुल V2, ये इंपोर्टेंट है। पूछा जाएगा कि बुलबुल V2 क्या है? बुलबुल V2 दोस्तों एक टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल है। टेक्स्ट टू स्पीच यानी कि आप टेक्स्ट से स्पीच करो AI मॉडल बना देगा। ये एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी, इसका नाम है सर्वम AI। उसके द्वारा सर्वम AI कहाँ बेस्ड है? हैदराबाद। ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है सर्वम AI। उसके द्वारा दोस्तों 11 इंडियन लैंग्वेज में 11 भारतीय भाषाओं के समर्थन के साथ ये लॉन्च किया गया है बुलबुल V2। ठीक है, बुलबुल V2। और ये क्या करेगा? सर्वम AI 10,000 अक्षरों के लिए 15 रुपए लेगा। 10,000 अक्षरों के लिए टाइप करने के लिए 15 रुपए लेगा। और 11 लैंग्वेज हैं दोस्तों। कौन कौन सी हैं? हिंदी है, मराठी है, पंजाबी, उड़िया, मलयालम, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और गुजराती दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी इंडिया का पहला AI बेस्ड SEZD यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया दोस्तों। कहाँ बनाया गया? नवा रायपुर में। नवा रायपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो नवा रायपुर के यानी कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में इंडिया का पहला AI बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। 1,000 करोड़ रुपए का निवेश है इसमें। कितना? 1,000 करोड़ रुपए का निवेश है। इसको जो किसके द्वारा बनाया जाएगा? रैक बैंक डेटा सेंटर द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। रैक बैंक डेटा सेंटर, याद रखो, रैक बैंक डेटा सेंटर के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। 6 एकड़ में ये फैला हुआ है। 6 एकड़ में फैला हुआ है। इसको अप्रूवल दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा अप्रूव कर दिया गया इंडिया का पहला AI बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन दोस्तों। ठीक है, वहीं होंगू T70 आ सकता है। वो क्या है? ये एक चाइना का फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है जो बिना ड्राइवर के चलेगा। इसका नाम है होंगू T70। नेक्स्ट बात करते हैं। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला, वेरी वेरी इंपोर्टेंट और ये आ चुका है किसी एग्जाम में। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पहली कंप्लीट करने वाली दोस्तों। नासा का फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज स्पेस प्रोग्राम, जो पहली महिला बनी है वो है डोंगेटी जानवी जो है पहली महिला बन चुकी है जो नासा का अंतरिक्ष स्पेस कार्यक्रम को पूरी करने वाली पहली महिला है। और ये कहाँ से? आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले से। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के पल्लोकोली से हैं। शी वाज सेलेक्टेड फॉर द 2019 अंतरिक्ष मिशन। 2029 का जो मिशन है प्राइवेट मिशन है एक, कौन सा? स्पेस मिशन है टाइटन के ऑर्बिटल में भेजा जाएगा। जो टाइटन क्या है? शनि का एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। टाइटन ऑर्बिटल में उसके भेजा जाएगा किसको? डोंगेटी जानवी को दोस्तों। 2029 में ये मिशन जाएगा। टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए 2029 के लिए अंतरिक्ष मिशन के लिए डोंगेटी जानवी को चुना गया दोस्तों। डोंगेटी जानवी को चुना गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ग्वाडा नेगेटिव देखो क्या है। एक और न्यूज थी ग्वाडा नेगेटिव। आप कहोगे ग्वाडा नेगेटिव क्या है? ग्वाडा नेगेटिव दोस्तों दुनिया का सबसे दुर्लभ 48वां रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है ग्वाडा नेगेटिव। और ये फ्रांस की एक वुमेन में पाया गया ग्वाडा नेगेटिव। किसमें? फ्रांस की एक
रोमेन में, किसमें, रोमेन में दोस्तों पाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्जियम 4 मिशन। ये क्या है, एक्जियम 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है दोस्तों, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है। कौन सा, एक्जियम 4 मिशन प्राइवेट है। ठीक है, किसका मिशन है, स्पेस एक्स, स्पेस एक्स का मिशन है ये। स्पेस एक्स और नासा के साथ एक जॉइंट मिशन है, किसका, स्पेस एक्स और नासा का। 25 जून को इसने उड़ान भरी, 14 दिवसीय उड़ान पर था, इंपोर्टेंट है, जिसमें हमारे शुभांशु शुक्ला गए दोस्तों, याद रखना। 25 जून 2025 को इसने उड़ान भरी। ठीक है, 14 दिवसीय मिशन है। और किससे उड़ान भरी, उड़ान भरी किससे, ये मैं बताने वाला हूँ अभी, किससे उड़ान भरी। स्पेस एक्स का है रॉकेट है ब्लॉक 5 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इसने उड़ान भरी, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। फर्स्ट फ्लाइट है उसकी, ब्लॉक 5 रॉकेट है इसका नाम, ब्लॉक 5 रॉकेट फाल्कन 9 से। किसने, फाल्कन 9, फाल्कन 9 दोस्तों, फाल्कन 9 से इन्होंने उड़ान भरी 25 जून 2025 को। पहली फ्लाइट थी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की। ठीक है, 26 जून को पायलट शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक डॉकिंग करते हुए देखा गया, यानी डॉकिंग किया उन्होंने। 26 जून को डॉकिंग किया शुभांशु शुक्ला ने, 26 जून को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। कुल मिला के 634 व्यक्ति बने और पहले भारतीय बन गए। अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय व्यक्ति बन गए, क्योंकि इससे पहले राकेश शर्मा जा चुके हैं, राकेश शर्मा जा चुके हैं दोस्तों इससे पहले, जो 1984 में यूएसएसआर का जो सोयूज T11 था, सोयूज T11 में राकेश शर्मा, T11 था, सोयूज T11 उसमें पहुंच चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, अच्छा 4 अंतरिक्ष यात्री और थे, उनकी बात करने वाला हूं मैं। 4 अंतरिक्ष यात्री इस मिशन में और थे। नंबर 1 समझ लो, नंबर 1 ये मैं एक्जियो मिशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री। अच्छा, शुभांशु शुक्ला कहाँ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ से हैं, ये इंडियन एयरफोर्स में है, इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, कमांडर पैगी विटसन जो यूएसए से हैं इस एक्जियो मिशन में। नंबर 1 पैगी विटसन जो कमांडर हैं यूएसए से, नंबर 2 ये कमांडर हैं। ठीक है, दूसरे स्लावोज ओजानस्की, क्या नाम है, स्लावोज ओजानस्की हैं, जो एक इंजीनियर हैं दोस्तों। ये कहाँ से हैं, पोलैंड से, ये पोलैंड से हैं, स्लावोज ओजानस्की इंजीनियर हैं, ये कहाँ से हैं, पोलैंड से। टिबोर कापू हैं, टिबोर कापू अंतरिक्ष शोध करता है, और टिबोर कापू कहाँ से बिलोंग करते हैं, हंगरी, ये हंगरी से हैं दोस्तों, हंगरी से। कहाँ से है ये, टिबोर कापू हंगरी से बिलोंग करते हैं, हंगरी। ठीक है, हंगरी से, समझ गया आप। नंबर 1 पैगी विटसन जो यूएसए से हैं, नंबर 2 स्लावोज ओजानस्की जो इंजीनियर हैं, पोलैंड से। टिबोर कापू अंतरिक्ष शोध करता है, हंगरी से। और ये हमारे शुभांशु शुक्ला जो इंडियन एयरफोर्स में डॉक्टर हैं दोस्तों, और ये लखनऊ से हैं, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो 4 अंतरिक्ष यात्री एक्जियो मिशन में भेजे गए। 1984 में राकेश शर्मा, मैंने बताया सोयूज T11 में। अब तक स्पेस में जाने वाले भारतीय राकेश शर्मा, और एक कल्पना चावला भारतीय मूल की, सुनीता विलियम्स, राजाचारी, सिरसा बांदला, और ये आपके शुभांशु शुक्ला जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। कुल 6 यात्री हैं, और ये इंडो अमेरिकन भी हैं इसमें से। ठीक है, और ISS पे जाने वाले पहले यात्री हैं दोस्तों। आई होप इससे बेहतर न्यूज़ नहीं हो सकती। अब बात करने वाले हैं डिफेंस पे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 17वां जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नॉर्मडेक एलिफेंट, याद रखना, इनको मैचिंग कराने के लिए आ सकते हैं, नॉर्मडेक एलिफेंट। ठीक है, ठीक है गाइस, अब बात करते हैं, तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है आपका नॉर्मडेक एलिफेंट, कहाँ हुआ, उलान बटोर मंगोलिया में। उलान बटोर मंगोलिया में 17वां संस्करण था, ये सारा डेट्स याद रखना, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। इस बार ये उलान बटोर मंगोलिया में हुआ, कब से कब तक, 31 मई से 13 जून, याद रखना, मई के महीने में स्टार्ट हुआ 31 मई को, और 13 जून तक चला दोस्तों। ठीक है, 13 जून तक चला। नेक्स्ट है आपका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2025, कौन सा है, शक्ति 2025 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, JME है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। कहाँ पर हुआ, ला कैवलरी फ्रांस में, ला कैवलरी जो फ्रांस में जगह पड़ती है वहां पर, ये 8वां संस्करण था, और 18 जून से 1 जुलाई तक, 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक चला दोस्तों। कहाँ पर हुआ, 2024 का आयोजन इसी का जो शक्ति जो आयोजन है, ये किस किस के बीच में होता है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, याद रखना, इंडिया फ्रांस के बीच में। और इसका प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 का आयोजन मेघालय में हुआ था, तो 2025 का हुआ है ला कैवलरी फ्रांस में। ठीक है, इंडिया फ्रांस के बीच में 8वां संस्करण था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं खान क्वेस्ट, एक और एक्सरसाइज है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, खान क्वेस्ट एक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों, मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कहाँ पर हुई खान क्वेस्ट, ये भी उलान बटोर मंगोलिया में, उलान बटोर मंगोलिया में एक्सरसाइज हुई 14 से 28 जून 2025 तक, 14 से 28 जून 2025 तक हुई है। इंडिया इज द 40 क्या है, इंडिया की 40 सदस्यीय जो दल था, कुमायूं रेजिमेंट
और भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इसमें शामिल हुए। इंडिया मंगोलिया भी इसमें शामिल थे और 24 और अदर कंट्री थे। एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है खानक्वेस्ट, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से कौन था? राजेश कुमार सिंह, जो भारतीय रक्षा सचिव थे, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी भाग लिया। भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने, ऐसा पूछा जाता है, कई बार आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्या है? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ये क्या है? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन क्या है? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन दोस्तों इजराइल द्वारा ईरान पर अटैक किया गया। इस ऑपरेशन के थ्रू इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किया गया 13 जून को। 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को, जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन है, उसको एक्टिवेट किया इजराइल ने। किस पर? ईरान पर 13 जून को हमला किया। 100 से अधिक ठिकानों पर हमला किया। और ये जो राइजिंग लॉयन है, ये बाइबल से लिया गया वर्ड है। ईरान की परमाणु सुविधाओं, बैलिस्टिक मिसाइल कारखानों, सैन्य कमांडों पर हमला किए। करीब 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किए इजराइल ने दोस्तों, ठीक है। वही है एक और है पांचवा FPV है पांचवा, जिसे बोलते हैं अचल, फास्ट पेट्रोल व्हीसल है पांचवा। क्या नाम है? अचल। इसका नाम है अचल, जिसका लॉन्च किया गया, अचल का लॉन्च किया गया है। मैक्सिमम स्पीड है 27 नॉट इसकी। तो पांचवा फास्ट पेट्रोल व्हीसल को, जो इसका नाम है अचल, उसको लॉन्च किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। 60% स्वदेशी सामग्री से 8 शिप्स में ये पांचवा है 8 शिप्स बनाए जाएंगे, इसमें पांचवा है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए दोस्तों। किसने बनाया? यूएस ब्यूरो है, उसकी शिपिंग कंपनी है, और इंडियन रजिस्टर है। क्या नाम है इसका? यूएस ब्यूरो ऑफ शिपिंग कंपनी और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग कंपनी, जैसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका FPV। एक और ऑपरेशन इसकी बात कर लेते हैं, ऑपरेशन ओलिविया। इंपोर्टेंट है, याद रखना। ऑपरेशन ओलिविया जो है वो कहाँ चला गया है? ऋषिकुलिया नदी के मुहाने पर उड़ीसा में। ऋषिकुलिया नदी के मुहाने पर उड़ीसा में चलाया गया। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का है, इंडियन कोस्ट गार्ड का ये मिशन है। फरवरी 2025 में चलाया गया था, नवंबर से माह तक चलाया गया दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे एस्चुरी नेस्टिंग होती है। क्या होती है? एस्चुरी की नेस्टिंग होती है। क्योंकि ये एस्चुरी की नेस्टिंग साइट है, जो ऑलिव रिडले टर्टल है, कछुआ है, उसकी जो है गहर माथा बीच पर ये स्पीसीज होती है दोस्तों। ऑपरेशन ओलिविया, उनको बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करने वाले हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। एक और मैं याद बात कर लेता हूँ, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने चलाया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया है 22 जून को 2025 को यूएसए ने ईरान पर अटैक किया था। यूएसए ने 22 जून 2025 को ईरान पर उसके परमाणु ठिकानों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के थ्रू अटैक किया। कहाँ पे? फोर्दो पहली जगह, फोर्दो, दूसरे नतांज में, तीसरा इस्पान में। 3 जगह पर यूएसए ने अटैक किया था दोस्तों, ठीक है। इसके द्वारा B2 स्टेल्थ बॉम्बर, जो बंकर बस्टर बम होते हैं, उनके द्वारा B2 जो स्टील्थ बॉम्बर था, उसके द्वारा इसका यूज किया गया था। कहाँ पर? फोर्दो, नतांज और इस्पान में, जो कि ईरान की क्या है? परमाणु ठिकाने। सॉरी गाइस, 22 जून को इन्होंने अटैक किया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सिंधु। इज वेरी इंपोर्टेंट, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु दोस्तों इजराइल एवं ईरान के बीच में संघर्ष के बाद भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 18 जून को ऑपरेशन सिंधु के तहत 18 जून को ईरान व इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला, इस ऑपरेशन सिंधु के थ्रू, ठीक है। 17 जून को 110 भारतीय छात्रों को आर्मेनिया पहुंचाया गया और उसके बाद 18 जून को उन्हें दिल्ली वापस लाया गया। 18 जून को उन्हें दिल्ली वापस लाया गया, 18 जून को ऑपरेशन सिंधु के तहत दोस्तों। किसके? ऑपरेशन सिंधु के तहत, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा जाए किस और कंट्री के लोगों को? नेपाल और श्रीलंका के जो सिटीजन थे उनको भी शामिल किया गया था इसमें, उनकी रिक्वेस्ट पर नेपाल और श्रीलंका के सिटीजन को दोस्तों, ठीक है। 18 जून 2025 को ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। नेक्स्ट और एक और डेट देखो, 24 जून की डेट है, इज वेरी इंपोर्टेंट। 24 जून जो डेट है इज वेरी इंपोर्टेंट। 24 जून को सीज फायर हुआ, किसके? इजराइल और ईरान के बीच में। यूएसए ने इजराइल से टॉक की और कतर ने ईरान से बात करने के क्या किया? सीज फायर कराया गया 24 जून को। पूछ सकते हैं डेट, 24 जून को क्या किया गया? सीज फायर डेट थी। वहीं ईरान ने अटैक किया कतर का जो अल उदीद एयरबेस है, दोस्तों, जो कतर में है, जहां पर कहां पर है? अल उदीद, कतर में है अल उदीद एयरबेस, जो पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा यूएसए बेस है कतर में। वहां पर दोस्तों 23 जून को अल उदीद एयरबेस पे, जो निया यानी कतर दोहा के नियर बाई दोहा के है, वहां पर 23 जून को ईरान ने अटैक किया। ये सबसे बड़ा यूएसए का बेस है। यूएसए की यहाँ पे आर्मी, मिलिट्री और एयरफोर्स रहता है दोस्तों, ठीक है। 24 जून को हो गया, सॉरी 23 जून को हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऑब्ituaries देखो, ऑब्ituaries देख लो दोस्तों। ऑब्ituaries देखते हैं क्या है। ये डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन है,
ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। तो 20 मई 2025 को इनका निधन हो गया 95 वर्ष में। डॉक्टर MR श्रीनिवास जो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, क्या नाम है इनका, 20 मई को निधन हो गया 95 वर्ष की उम्र में। वहीं सुखदेव सिंह ढींसा दोस्तों शिरोमणि अकाली दल के मंत्री रहे, 28 मई को 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वहीं वाल्मीकि थापर है, ये प्रसिद्ध वन्यजीव और बाघ संरक्षण करता है वाल्मीकि थापर, 31 मई को 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। विजय रूपाणी इज वेरी इंपोर्टेंट, गुजरात के पूर्व CM बीजेपी से रिलेटेड है। 12 जून को जो प्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का, 69 वर्ष की उम्र में इनका मौत हो गया। 12 जून को 69 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, विजय रूपाणी का प्लेन क्रैश। दोस्तों गॉट इट। नेक्स्ट बात करने वाले नेक्स्ट है स्कीम्स, बात करते हैं दोस्तों। नाउ एक पेड़ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम 2.2 जारी किया गया पीएम मोदी के द्वारा। एक पेड़ माँ के नाम ये स्कीम है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पीएम मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया 5 जून को दोस्तों नई दिल्ली में महावीर जयंती पार्क में एक पौधा लगाकर इसका उद्घाटन किया। 5 जून से 30 सितंबर तक ये डेट याद रखना, 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 स्कीम के तहत। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 स्कीम के तहत पीएम मोदी द्वारा कितने 10 करोड़, ये डेटा याद रखना, 10 करोड़ पेड़ लगाने का 5 जून से 30 सितंबर तक का डेट है दोस्तों। ये है प्रतिभा सेतु पहल। प्रतिभा सेतु पहल किसने लगाई है? यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रतिभा सेतु पहल का आयोजन किया गया। ये उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिसका फाइनल चयन नहीं हुआ है, जिन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए ये प्रतिभा सेतु पहल यूपीएससी के द्वारा चलाई गई दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश होम स्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी 2025, यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी, याद रखना। 3 जून को धार्मिक एवं पर्यटन यानी कि जो रिलीजियस एंड जो टूरिस्ट स्थल हैं उन पर आने वाले श्रद्धालुओं को आरामदायक उनको हाउस प्रदान करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से 750 रुपये होम स्टे होगा, वहीं शहरी एवं सिल्वर श्रेणी में 2000 रुपये होंगे। ठीक है, 7 दिवसों के लिए ये पंजीकरण करा सकते हैं आप लोग इसको। ये है उत्तर प्रदेश होम स्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी दोस्तों, इसमें आपको ब्रेकफास्ट वगैरह सब मिलेगा। महाराष्ट्र की पहली अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना क्या है? भारत की पहली अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा 21 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा INS गुलदार को भारत के पहले पानी के नीचे के संग्रहालय और प्रवाल भित्ति के परिवर्तित करने की परियोजना लागू की है। कौन सी? महाराष्ट्र में अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना महाराष्ट्र में लागू की गई है दोस्तों। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पे आते हैं, वेरी इंपोर्टेंट। IPL हुआ, खत्म हुआ, इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही, 18वां संस्करण था, याद रखना। 22 मार्च से 3 जून तक चला, 22 मार्च से 3 जून तक IPL चला और 18वां संस्करण था। 10 टीमें थी, विजेता टीम थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब किंग्स 11 को हरा दिया। पंजाब किंग्स 11 को हराकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु फर्स्ट टाइम अब विजेता बनी है दोस्तों। ठीक है, फाइनल हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात अहमदाबाद में, वहां पर ये फाइनल खेला गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, मैन ऑफ द मैच बने कुणाल पांड्या और IPL 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी था ऋषभ पंत। 27 करोड़ में दिल्ली ने खरीदा इसको, 27 करोड़ में। सर्वाधिक छक्के लगाए दिल्ली नहीं, किसी और गवर्नमेंट उसने खरीदा है, लखनऊ सुपर जायंट ने दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट ने। सर्वाधिक छक्के लगाए किसने? निकोलस पूरन ने। 15 मैच में कितने? 40 छक्के। निकोलस पूरन ने सर्वाधिक छक्के लगाए, कितने? 6 लगाए। 15 मैचों में 40 छक्के लगाए निकोलस पूरन ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निकोलस पूरन। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंच ओपन जब टेनिस का ओपन 2025 में हुआ, 25 मई से 8 जून को खेला गया, फ्रांस के पेरिस में खेला जाता है। विजेता थे कार्लोस अल्कराज, ऐसे याद रखना, कार्लोस अल्कराज इसके विजेता हैं। ठीक है, पुरुष में कार्लोस अल्कराज, महिला में कौन है? कोको गफ, महिला में कौन है? कोको गफ महिला में है, और कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से हैं, ठीक है, वो कौन है? पुरुष वर्ग में विजेता दोस्तों, महिला में कोको गफ है दोस्तों। नेक्स्ट है मलेशिया मास्टर्स 2025 की बात हो रही है, बैडमिंटन। मलेशिया मास्टर्स में बैडमिंटन 2025 का 20 से 25 मई 2025 की मत खेला गया, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। पुरुष एकल में विजेता बने ली सिकिंग जो चीन से हैं, और महिला में विजेता बनी वांग जी दोस्तों। कौन? वांग जी। नेक्स्ट, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात हो रही है, इज वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के भरपूर चांस है। 19 से 24 मई के मध्य हुआ पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स, 19 से 24 मई के अंदर खेला गया दादरा एंड नगर हवेली में, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव में खेला गया। पहला संस्करण था इसका, शुभंकर था पर्ल क्या एक द्वीप है, उसके समुद्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन, उसको पर्ल बोला गया, इसका शुभंकर। कुल खेल थे कितने? 6। बीच सॉकर था, वॉलीबॉल था, ठीक है, इस टकरा था, बीच कबड्डी थी, पेजक स्लट था, ओपन वाटर स्विमिंग थी। सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश रहा
वो स्टेट रहा मणिपुर। मणिपुर ने सर्वाधिक पदक जीते, मणिपुर ने 14। मणिपुर ने इसमें सबसे ज्यादा पदक जीते 14। कुल राज्य थे कितने यूनियन टेरिटरी? 31 राज्य इसमें शामिल थे, ठीक है। और यूपी ने कुल कितने पदक जीते? 9। यूपी ने कुल 9 पदक जीते, वहीं 14 पदक जीतने के बाद मणिपुर फर्स्ट रैंक पर था। नेक्स्ट आते हैं, पेरिस डायमंड लीग की बात हो रही है। 20 जून 2024 पेरिस में हुआ, ठीक है। जेवलिन थ्रो में स्पर्धा हुई है, पेरिस डायमंड लीग, ठीक है। पेरिस डायमंड लीग 20 जून 2025 में, कहां पर? पेरिस में, 20 जून को। इसमें स्वर्ण जीता, पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता, वहीं रजत जीता जूलियन वेबर ने रजत जीता दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का मेजबान देश नवंबर में हुए देश राजस्थान के जयपुर शहर में 5वां संस्करण था, याद रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2025 में मेजबानी किसने की? राजस्थान के जयपुर शहर में हुए, नवंबर में 5वां संस्करण था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पर थी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप पर थी। नेक्स्ट बात करते हैं, समिट पे आ जाओ। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 20 से 22 मई 2025 के बीच में हुआ। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट की बात हो रही है, रॉटरडम नीदरलैंड में। रॉटरडम के नीदरलैंड में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 20 से 22 मई के बीच में हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है ग्लेशियरों को बचाने के लिए, ग्लेशियर्स को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ दुशांबे तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, जहां पर हुआ 29 से 31 मई में। कहां पर? 29 से 31 मई के बीच में दुशांबे ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स को, प्रिजर्वेशन ऑफ द ग्लेशियर को करने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, कहां पर? नई दिल्ली में। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये होगी 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में। नीति आयोग की बैठक होती है, याद रखना, नीति आयोग करता है इसको दोस्तों, ठीक है। शायद आप याद रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 24 मई को हुई, भारत मंडपम में हुई, मोदी जी द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। मोदी जी इसमें हेड थे, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष भी वही है, प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसकी थीम थी विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य, ये थीम थी। थीम इधर विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। नेक्स्ट बात करते हैं, 15वां ब्रिक्स, ये याद रखना, 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक 2025 कब हुई? ये हुई ब्राजील में, और ब्राजील में ही 15वीं ब्रिक्स मीटिंग सारी होने वाली है, ब्राजील के अलग अलग शहरों में। तो 15वीं ब्रिक्स जो है व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई, कब? 21 मई को। इसका प्रतिनिधित्व किया वाणिज्य विभाग के आर्थिक सलाहकार थे यशवीर सिंह जी ने, याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वाणिज्य विभाग के कॉमर्शियल जो डिपार्टमेंट है उसके आर्थिक सलाहकार थे इकोनॉमिक एडवाइजर यशवीर सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ब्रिक्स व्यापारियों की बैठक दोस्तों, ठीक है। कमेंट करके बताइए ब्रिक्स में कितने मेंबर हो गए इस समय, ब्रिक्स में कौन कौन जुड़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25th मीटिंग हुई है सेंट्रल जोनल काउंसिल की वाराणसी में। सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में 24 जून को। इसको हेड किया अमित शाह जी द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हेड करता है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ? ये हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में, जो मलेशिया की कैपिटल है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 मई को कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। आसियान सदस्य देश कौन कौन से हैं? मलेशिया है, एम, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इंडिया नहीं है, याद रखना, इंडिया नहीं है, 10 मेंबर है इसमें, 10 मेंबर्स हैं किसमें? इसी में। MBBS PIN करके होता है कुछ, याद रखना। तो मलेशिया, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 46वां आसियान शिखर सम्मेलन था। इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं 51वां G7 शिखर सम्मेलन। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ अल्बर्टा कनाडा में G7 सम्मेलन हुआ, याद रखना। कहाँ होने वाला है नेक्स्ट भी याद रखना, ठीक है। तो अल्बर्टा के कनाडा में 51वें नंबर का था, याद रखना। G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ 15 से 17 जून 2025 के बीच में। G7 के सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक है। रसिया पहले G होता था, रसिया लेकिन निकल गया इसमें से, ठीक है। स्पेशल गेस्ट कंट्री थे जो स्पेशली गेस्ट थे दोस्तों, कौन थे? जो इसमें इंडिया भी शामिल था। यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधित्व करते हैं जो ये सारे कंट्री, इसमें इंडिया शामिल था स्पेशल गेस्ट कंट्री में G7 में। 78वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 2025 में कहाँ हुई? 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का हुई जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 19 से 27 मई 2025 के बीच में हुआ, और इसकी थीम थी ए वर्ल्ड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय चुनावी अखंडता सम्मेलन स्वीडन में हुआ 11 जून। इसका प्रतिनिधित्व किया भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी थे, उसमें इसमें चेंज हो गए, नहीं ज्ञानेश कुमार जी हैं इसमें, सॉरी चेंज नहीं हुआ है। तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय चुनावी अखंडता सम्मेलन स्वीडन में
प्रतिनिधित्व किया जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ज्ञानेश कुमार जी ने। नेक्स्ट है सांग्रीला संवाद 2025 30 मई से 1 जून, डेट याद रखना, सांग्रीला संवाद 2025 30 मई से 1 जून के बीच में हुआ सिंगापुर में। एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है ये सांग्रीला संवाद। नेक्स्ट बात करते हैं ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 की बात हो रही है, ओसाका जापान में हुआ 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 के बीच में हुआ। थीम क्या थी? डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स, इसकी थीम थी। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन, इंटरेस्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इंटरनेशनल डिजास्टर जो है, ये ह्यूमन डिजास्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन। नीस एक जगह है फ्रांस में, वहां पर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 6 से 7 जून के बीच में। तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ यानी कि एक मजबूत भविष्य का आकार देना इसकी थीम थी। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 देहरादून में हुआ 25 से 27 जून के बीच में, भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान के द्वारा, दो जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपोर्टेंट है नाटो शिखर सम्मेलन दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ द हेग, नीदरलैंड में जगह है द हेग, नीदरलैंड में 24 से 25 जून के बीच में। 45 देशों के प्रमुख, इसमें 45 देशों के विदेश मंत्री और उनके रक्षा मंत्रियों सहित करीब 6000 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। और 2026 का आयोजन तुर्की में किया जाएगा, कहां पर? टर्की में, इसका नाम तुर्की हो गया है, वहां पर यह आयोजन किया जाएगा 2026 में। नाटो शिखर सम्मेलन हर 2 साल में, सॉरी अगले साल होगा, हर साल होता है ये नाटो का शिखर सम्मेलन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेला और महोत्सव देख लो, मेला और महोत्सव। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का हुआ देहरादून में, ये इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 देहरादून में हुआ जो उत्तराखंड में 29 मई को। नेक्स्ट पोषण पोया पर्व दोस्तों, पोषण पोया पर्व क्या है? श्रीलंका में, ठीक है, 10 जून 2025 को ये पर्व हुआ दोस्तों। क्या हुआ? पोषण पोया पर्व श्रीलंका में 10 जून 2025 को। अब आते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स में। कंट्री जिनकी क्या है टॉप इकोनॉमीज हैं, चाहे जो कंट्री जिनकी टॉप इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे है अमेरिका, जिसकी क्या है 30 ट्रिलियन डॉलर है उसकी इकोनॉमी, जो है टॉप इकोनॉमीज की बात हो रही है। नंबर 1 पे अमेरिका, 30 कितनी है 30 ट्रिलियन डॉलर। नंबर 2 पे 19 ट्रिलियन डॉलर के साथ चीन। नंबर 3 पे जर्मनी। नंबर 4 पे भारत पहुंच गया, भारत की रैंक नंबर 4 है, ठीक है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जापान को पीछे छोड़ के, याद रखना। आईएमएफ की न्यूज है दोस्तों, आईएमएफ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड बताई है। 5वें नंबर पर जापान, चौथे पे भारत, जर्मनी से थोड़ा सा पीछे है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 किसके द्वारा? जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन के द्वारा, जो नेटवर्क है उसके द्वारा जारी किया गया है। यानी कि ये जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज प्रदर्शन सूचकांक जो है आपका जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एंड नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में शीर्ष 3 स्थल देखें, 3 स्थान देखते हैं दोस्तों। नंबर 1 पे कौन सा है? नंबर 1 पे कोई नहीं है, नंबर 1 खाली है, नंबर 2 खाली है, नंबर 3 खाली है। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, याद रखना नंबर 3। नंबर 4 पे है डेनमार्क, नंबर 4 पे क्या है? डेनमार्क पड़ता है दोस्तों, नंबर 4 पे डेनमार्क पड़ता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। डेनमार्क नंबर 4 पे आ गया। नंबर 5 पे क्या है? नंबर 5 पे है आपका नीदरलैंड, नंबर 5 पे नीदरलैंड है, जिसकी रैंक कितनी है 69.60, डेनमार्क का 78.37। नंबर 6 पे ब्रिटेन, नंबर 6 पे कितना है? ब्रिटेन। नंबर 10 पे भारत, इंडिया की रैंक है 67.99 स्कोर के साथ। यह स्कोर याद रखना क्योंकि स्कोर भी पूछते जा रहा है दोस्तों, स्कोर भी पूछते जा रहा है। तो कितनी हो गई? 67.99 स्कोर है। अंतिम देश है ईरान दोस्तों। लास्ट देश कौन सा है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में शीर्ष 3 देश नहीं है, और उसके बाद डेनमार्क चौथे पे है, नीदरलैंड आपका 5वें 6ठे पे है, और भारत की रैंक है 67.99 स्कोर के साथ 10वीं। नेक्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 का, इज वेरी इंपोर्टेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। कोलैबोरेशन होता है इसके असेंचर के साथ। नंबर 1 पे एनर्जी ट्रांजिशन में स्वीडन, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे डेनमार्क। तो स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क यानी कि एसएफडी नंबर 1 2 3 है। अंतिम देश है आपका 118वीं रैंक पे कॉन्गो, और 71 रैंक है भारत का। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है भारत के साथ 53.3 इसका स्कोर है, 71वीं रैंक, ठीक है। भारत वैश्विक ऊर्जा में 63वें स्थान पर है, वैश्विक ऊर्जा में कितना? 63वें स्थान पर, और अंतिम देश है 118वां। 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? 10वीं जो सतत विकास रिपोर्ट है यूएनएसडीसीएन के द्वारा,
ठीक है, यूएनएसडीसीएन के द्वारा जारी की गई है। नंबर 1 पर फिनलैंड, नंबर 2 पर स्वीडन, नंबर 3 डेनमार्क, नंबर 4 जर्मनी, नंबर 5 पे फ्रांस है दोस्तों। ठीक है, इंडिया का रैंक है 99 भारत, और इसका स्कोर है 66.95 इसका स्कोर है, और 193 कंट्री शामिल है। 2024 में इंडिया का रैंक था 109 और 2025 में 99, 2023 में इंडिया का रैंक था 112 और 2025 में कितना 99 रैंक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी किया जाता है। 10 जून 2025 को जारी किया गया और 146.39 करोड़ कितनी इतनी जनसंख्या हो चुकी है। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ठीक है, 15 से 64 वर्ष के लोग कितने हैं 68%, याद रखना 15 से 64 वर्ष के लोगों की संख्या है 68%। मैं आंकड़े यहाँ लिखता हूँ। बच्चे जो 0 से 14 वर्ष के हैं 24%, युवा 10 से 24 साल वाले 26% है, वृद्ध जो है 65 साल से प्लस वाले वो 7% है, 7% है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। रिपोर्ट का टाइटल था द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। रिपोर्ट का टाइटल द फर्टिलिटी क्या है, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस था। ग्लोबल पॉवर्टी एस्टिमेट को जारी किया वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल पॉवर्टी एस्टिमेट। भारत ने 11 वर्षों में अत्यधिक गरीबी को कम करने से जबरदस्त प्रगति की है दोस्तों, जबरदस्त प्रगति की है। 2011 बारे में गरीबी दर थी 27.1%, जो 2022-23 में 5.3% घटकर रह गई है। कितनी? 5.3%, 5.3% रह गई है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। 11 सालों में दोस्तों 269 मिलियन, करीब 26 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा से बाहर हैं, ऐसा कहना है। ठीक है, गरीबी में इसकी थीम थी गरीबी में होने वाली कमी में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश मेन भूमिका में। सबसे ज्यादा यूपी और महाराष्ट्र और बिहार, पश्चिम बंगाल ये मेन भूमिका में। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात हो रही है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को। ठीक है, और 2024 में भारत की रैंक थी 129वीं, याद रखना 2024 की रैंक थी 129वीं और 2025 की रैंक 131वीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। 2025 में 131 रैंक है। टोटल कंट्रीज है 148। इंडिया इक्वलिटी स्कोर है कितना 64.4%। स्कोर भी विशेष याद रखना, इस बार स्कोर पूछे जा सकते हैं 64.4%। हंगर हॉटस्पॉट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा? वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO के द्वारा, जो यूएन की एक क्या है स्पेशल एजेंसी है, उसके द्वारा जारी किया गया है हंगर हॉटस्पॉट 2025। जून से अक्टूबर के बीच में आंकड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार सूडान, फिलिस्तीन, दक्षिण सूडान, हैती और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन माली सबसे चिंताजनक स्थिति में दोस्तों। एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन, ये FAO की बात हो रही है, सॉरी। रिपोर्ट के अनुसार सूडान, फलस्तीन, दक्षिणी सूडान, हैती और माली सबसे चिंताजनक सीरियस हॉट स्पॉट हैं, जो अफ्रीकन कंट्री है सारे। ठीक है भाई। मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रबंधन का एक क्या है संवादात्मक कार्यशाला हुई। यहाँ पर एक क्या किया कार्यशाला हुई, वर्कशॉप हुई। दुधवा टाइगर रिजर्व जो लखीमपुर खीरी में है, बहराइच में ही पड़ता है दुधवा टाइगर रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है जो 1977 में नेशनल पार्क था, बट 1987 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। 19 जून को यहाँ पर मानव वन्य जीव संघर्ष स्ट्रगल के प्रबंधन एवं उसके संवादात्मक को लेके एक प्रयोगशाला हुई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी अध्यक्षता की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसकी अध्यक्षता की दोस्तों। ठीक है, आई होप ये पूरा करंट अफेयर आपका जून मंथ का बेहतरीन करंट अफेयर है। जून मंथ का दोस्तों, जून 2025 का इससे बेहतरीन करंट हो नहीं सकता। मैं बता दूं दोस्तों, जून मंथ को हमने बखूबी कंप्लीट किया है। जून मंथ का, जून 2025 का ये बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, ज़्यादा से वीडियो को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, और कम से कम दोस्तों मेरा थोड़ा सा आपसे थोड़ी सी उम्मीद बढ़ती जा रही है। 1000 प्लस व्यूज आने चाहिए इस वीडियो पे, 1000 प्लस व्यूज आने चाहिए। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि वीडियो अच्छा है, और आप सारा डेटा देख सकते हैं। और भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट कंटेंट बनाते रहेंगे आपके लिए। आप मोरल सपोर्ट दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।